नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अमित शाह की एक वर्चुअल रैली हुई थी। भाजपा ने इस रैली के माध्यम से अपने चुनावी कैंपेन का बिहार में शुरुआत कर दिया था। आपने देखा था कि लगातार नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों पर जब शामिल हो रहे हैं या कहीं से भी अगर मुखातिब हो रहे हैं तो वो बिहार का नाम स्पेशली अलग से ले रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी अलग अलग मुद्दों पर बात करने के लिए जब जनता के सामने वो आए थे तो उन्होंने विशेष कर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत कोरोना काल में गरीब लोगों को मिल रहा है 5 केजी अनाज, उसके कार्यकाल को बढ़ाकर बिहार में आने वाले छठ के मौसम तक बढ़ा दिया है। यानी चुनाव पर बिहार के उनका पूरा फोकस है। इस मद में जो राशि है उसे भी बढ़ा दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को बेनिफिट्स देने का मन बना लिया है नरेंद्र मोदी और भाजपा ने। लेकिन बिहार पर फोकस तो जरूर है उनका, लेकिन बिहार में परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरे एनडीए को लीड कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपने चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ेंगे। भाजपा भी ये बात जानती है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही बिहार में उसे भी वोट मिलेंगे। 2015 में भाजपा ने जो गलती की थी उस गलती को भाजपा दोहराना नहीं चाहेगी। लेकिन इन सभी को लेकर क्या तैयारियां आखिर जदयू ने की है, आप सभी जानना चाहते होंगे कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के राजद के सामने तो बड़ी पार्टी नहीं है क्योंकि उतने विधायक इनके पास नहीं है, लेकिन सिंध सत्ता में है और इन्हीं की पार्टी से मुख्यमंत्री भी आते हैं, तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी इस कायदे से जदयू हुई। जदयू बिहार की अगर बड़ी पार्टी है तो वो आने वाले समय में अपनी चुनावी तैयारियां कैसी रखी हुई है, क्या वर्चुअल चुनाव और वर्चुअल सोशल मीडिया का यूज़ करके आखिर किस तरीके से अपने पार्टी को, अपने विचारधारा को मजबूत करेगी जदयू, ये सभी जानना चाहते हैं। आपने देखा कि लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से मुखातिब हो रहे हैं तेजस्वी यादव जनता से, लेकिन इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं। सोशल मीडिया की बात करें तो हर मायने में, चाहे लालू प्रसाद यादव का फेसबुक पेज हो या उनका ट्विटर आईडी हो या तेज प्रताप का हो या तेजस्वी का हो या मीसा भारती का हो, इन सभी के आईडीज़ पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर इतने ज़्यादा लोग हैं कि वो बिहार की किसी भी पार्टी, चाहे भाजपा ही क्यों ना हो, उससे कहीं ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़े हुए हैं। ऐसे में अगर वर्चुअल चुनाव की बात करें और सोशल मीडिया के ताकत के हिसाब से बात करें तो राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आ रही है। लेकिन इन परिस्थितियों को चुनाव के रिजल्ट के तौर पर कन्वर्ट कर पाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा था कि बिहार में पिछली बार भाजपा बहुत अच्छे से सोशल मीडिया पर अपनी तैयारी की हुई थी, लेकिन इसके बावजूद 2015 में उसे मुँह की खानी पड़ी। इसी सब को जानते हुए, समझते हुए अब बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी यानी जदयू ने अपनी चुनावी रणनीति सामने लाई है। खबर यह है कि एक वर्चुअल सम्मेलन यानी वर्चुअल रैली के माध्यम से ही जदयू भी बिहार में अपने चुनावी बिगुल को फूकेगी और इसकी तैयारी, उसकी रूपरेखा बहुत जटिल तरीके से बनाई गई है। अगर इस तैयारी को आप देखते हैं प्रथम दृष्टया तो आपको समझ में आ जाता है कि इसमें 2 बड़ी चीज़ें हैं। एक, कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे को भुनाने की और जो सरकार ने काम किए हैं उनको भुनाने की तैयारी इसमें ज़बरदस्त है। दूसरा, नीतीश कुमार के हाल फिलहाल में कोरोना काल में कई ऐसे बहुत करीबी यसमैन बन गए थे लोग, उनकी छुट्टी कर दी गई है। आप जरूर जानना चाहते होंगे किन लोगों की छुट्टी की गई है, लेकिन उस उत्सुकता तक पहुंचने से पहले आप ये जान लीजिए कि क्या तैयारियां आखिर नीतीश कुमार ने की हैं, कैसे तेजस्वी यादव पर भारी पड़ने जा रहे हैं, क्या वो तैयारियां हैं जिसकी वजह से भाजपा भी इनके सामने पानी भरेगी, जान लेते हैं। तो इनकी पूरी जो तैयारी है वो 18 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में एक वर्चुअल सम्मेलन करने की है। इसके लिए 4 टीमें बनाई गई हैं। इन 4 टीमों को आप जब नाम सुनेंगे, जब आपको एहसास होगा तो आप समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं इस टीम को बनाने में जो दिमाग है वो किसका लगा है, ये समझ जाइएगा आप। इस टीम में जो नाम नहीं है, जो कि होना चाहिए था, फिलहाल में अगर हम देखते हैं नीतीश कुमार के सबसे करीबी लोगों में जिन लोगों का नाम आता है उनमें से कुछ नामों को इस टीम में नहीं रखा गया है और ये सवाल भी खड़े करता है और साथ में साथ हमारी जो हमने खबर चलाई थी उस खबर को भी सत्यापित करता है। इसीलिए मैं ये खबर लेकर आपके सामने आया हूँ।
ये 4 टीमें अलग अलग 6 विधानसभा में रोजाना सम्मेलन करेंगी और सम्मेलन के माध्यम से 9 बजे सुबह से शाम के 7 बजे तक कार्यकर्ताओं को निर्देशित करेगी। अलग अलग कार्यकर्ताओं से 1-to-1 इंटरेक्शन किया जाएगा। कोरोना है इसलिए रैलियां जो है वास्तविक तौर पर वो बहुत संभव नहीं है, इसीलिए ये एक अच्छा तगड़ा तरीका है जिससे 1-to-1 इंटरेक्शन नेता अपने कार्यकर्ताओं से कर सकते हैं और उन्हें टास्क दिया जा सकता है। अब 4 लोगों का नाम कौन है, अब आपको बहुत ज़्यादा और चिंतित और उत्सुक नहीं करते हैं, बता देते हैं। पहला नाम है रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह, इनको तो आप जानते ही हैं। दूसरा नाम है वशिष्ठ नारायण सिंह, जिन पर संगठन की जिम्मेवारी है, इन्हें भी आप जानते हैं। तीसरा नाम है विजेंद्र प्रसाद यादव, इस पार्टी के बहुत पुराने सिपाही हैं, नीतीश कुमार के बहुत पुराने लोगों में से ये आते हैं, इनको भी जिम्मेदारी दी गई है। अब आप और नामों को सुनने से पहले जान लीजिए कि ये आखिरी ही नाम है, यानी 4 ही नाम है। जो चौथा नाम है वो है ललन सिंह का, यानी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, जो कि आपको पता है कि इनको चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया था। अनंत सिंह के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा, उनकी पत्नी के खिलाफ, और जीत कर आए, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब आपको पता ही है। यानी नीतीश कुमार ने अपनी नाक सामने रख दी है, चाहे आरसीपी सिंह हो, वशिष्ठ नारायण हो, विजेंद्र प्रसाद हो या ललन सिंह, ये नीतीश कुमार की नाक, आँख, कान कहे जाते हैं। लेकिन इसमें राइट हैंड कहाँ है? इसमें तो नीतीश कुमार के तथाकथित राइट हैंड दिख ही नहीं रहे, ना ही लेफ्ट हैंड दिख रहे हैं। खबर ये थी, अगर आप कोरोना काल में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग करते होंगे तो आपने देखा होगा कि सीएमओ के कार्यक्रमों में नीतीश कुमार के आसपास 2 शख्स खूब बहुत मजबूती से नजर आ रहे थे। एक तरफ थे अशोक चौधरी, दूसरी तरफ थे संजय झा। इन दोनों का पत्ता कट चुका है, इन दोनों को जिम्मेवारी नहीं दी गई है। अब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अशोक चौधरी संगठन के निपुण व्यक्ति हैं। बिहार कांग्रेस के संगठन को उन्होंने बहुत मजबूती से और बहुत एकाग्रता से चलाया था। अपने पूरे कार्यकाल में 3 बार उन्होंने अलग अलग कमेटियां बनाई थी, अलग अलग तरीके से लोगों को जिम्मेवारियां दी थी। इनके कार्यकाल के कई लोगों को आज भी बिहार कांग्रेस में महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है, लेकिन ये अब उस कांग्रेस में नहीं है, अब ये जदयू में है और जदयू के कोटे से माफ कीजिएगा मंत्री भी हैं। लेकिन आपको हमने बताया था कि इनका कार्यकाल पूरा हो गया है एक एमएलसी के तौर पर, तो ऐसी परिस्थिति में इन्हें पुनः एमएलसी बनना था। लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले जो एमएलसी जिस कोटे से ये बनकर आए थे पिछली बार, उस कोटे से कुछ और लोगों को मौका दे दिया है। वहीं अगर कहा जा रहा है कि राज्यपाल कोटे से जो 12 सीटें नीतीश कुमार के पास हैं पेंडिंग, इनमें से 2 सीटें तो एलजेपी को ऑफर की जा चुकी हैं। कुछ सीटों पर फिर इस बार भाजपा का आधिपत्य होगा। कुछ लोगों को वो राजद से लेकर आए हैं, 5 लोगों की टीम राजद में एमएलसी की उन्होंने तोड़ा है, तो वहां भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा खबर है कि आरसीपी सिंह अब जगह पे हमारा है। आरसीपी सिंह पूरे कोरोना काल में अपने घर में क्वारंटीन थे और नालंदा में जो कि गढ़ है, जो नाक है, जो जिला है नीतीश कुमार का गृह, वहां पर कैंपिंग कर रहे थे। इस दौरान मौका मिल गया अशोक चौधरी को और संजय झा को। अशोक चौधरी और संजय झा नीतीश कुमार के आंख नाक कान बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ गए और हर जगह मौजूद थे जहां नीतीश कुमार मौजूद थे। इसी क्रम में आरसीपी सिंह तक खबर पहुंचाई गई कि जो स्थान आपका होता था वो अशोक चौधरी ले लिए हैं और जो स्थान ललन सिंह का था उसे संजय झा अपनी झोली में करना चाहते हैं। बस क्या था, अगले ही दिन आरसीपी सिंह पटना पहुंच गए, क्वारंटीन गया तेल लेने और अपनी राजनीति उन्होंने शुरू कर दी। और आरसीपी सिंह के बारे में कहा जाता है कि अगर उन्हें किसी से बहुत ज़्यादा चिढ़ हो जाती है तो उसका हल प्रशांत किशोर वाला कर देते हैं। प्रशांत किशोर आज पार्टी से बाहर हैं और जिस परिस्थितियों में नीतीश कुमार के खिलाफ ही बोलने को मजबूर हैं, कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां खुद आरसीपी सिंह ने लाई थी। एक समय था जब संगठन की जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी बनाकर प्रशांत किशोर को दे दी थी और उस दौरान क्या हुआ था, 2 गुट बन गए थे, आरसीपी गुट और प्रशांत किशोर गुट यानी पीके गुट। और पीके ने बहुत हद तक 70% तक संगठन पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। ये बातें आरसीपी सिंह को हजम नहीं हुई। आरसीपी सिंह ने धीरे धीरे करके इनके लोगों को छाटा और बाद में प्रशांत किशोर खुद माफी मांगकर गठबंधन से माफ कीजिएगा इस पार्टी से अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आरसीपी सिंह से पंगा लेना इतना आसान नहीं है, खास तौर पे पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। ये काम अशोक चौधरी ने किया और अशोक चौधरी का ऐसी खामियां ये भुगतना पड़ रहा है कि उन्हें अब एमएलसी भी बनने पर आफत आ गई है।
कहा जा रहा है, हमने आपको बताया था कि चुनाव लड़ने के लिए अशोक चौधरी को भेजा जा रहा है, और वो भी किसके खिलाफ, किन जगह, किन सीटों से, तो एक शेखपुरा से भेजा जा रहा है, और दूसरा उन्हें ऑप्शन दिया गया है बंटी चौधरी जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का। तो इन दो जगहों पर अगर हम देखते हैं तो विधानसभा चुनाव लड़कर अशोक चौधरी को अपनी जो राजनीतिक दावेदारी है वो प्रस्तुत करनी पड़ेगी। यानी इस बार शॉर्टकट नहीं मिलेगा, लॉलीपॉप नहीं मिलेगा। और ये क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आरसीपी सिंह चाहते हैं कि ऐसा ही हो, किसी का कद उनके बराबर न बढ़ पाए। यही बात कहीं ना कहीं ललन सिंह के बारे में भी कही जाती है कि वो भी आरसीपी सिंह के साथ एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग में है कि वो दोनों किसी और को बढ़ने देते हैं। वही हाल संजय झा का भी हुआ है। अब परिस्थितियां क्या है? इन 4 लोगों के हाथ में पूरा संगठन दिया गया है, यानी कि आने वाले समय में टिकटों का भी डिसीजन यही करेंगे। कैसे ये सब कुछ होगा ये जान लीजिए। तो जो 4 टीमें हैं आरसीपी सिंह की, वशिष्ठ नारायण की, विजेंद्र प्रसाद यादव की और ललन सिंह की, ये लगातार 18 तारीख से 31 तारीख तक सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। 6 विधानसभाओं को बांटा जाएगा डेली, और डेली के तौर पर मानी डे टू डे बेसिस पर निष्पादन किया जाएगा हर विधानसभा क्षेत्र का। इसके अलावा 7 तारीख को छात्र प्रकोष्ठ की बैठक शुरू हो जाएगी, और इसमें जिम्मेवारी दे दी जाएगी छात्रों को कि वो अपने अपने क्षेत्र में लोगों को बढ़ाएं, जोड़े पार्टी से, और जो वर्चुअल रैली है इसका भी हिस्सा बने। 8 तारीख को अति पिछड़ा विभाग प्रकोष्ठ की बैठक होगी। इसके बाद 9 तारीख को महिला प्रकोष्ठ की बैठक होगी। 10 तारीख को महादलित प्रकोष्ठ, 11 को युवा प्रकोष्ठ और 12 को व्यावसायिक प्रकोष्ठ की बैठकें, सम्मेलन पूरी तरह से वेबिनार के तौर पर यानी वर्चुअल तौर पर ये होगी। इसके अलावा 13 तारीख को किसान प्रकोष्ठ की बैठक होगी। इसके बाद 14-15 को विभिन्न अन्य जो बच जाते हैं प्रकोष्ठ, उनको एक साथ बिठाकर निष्पादन किया जाएगा, उनके साथ भी बातचीत का। 16 तारीख को सारे, ये बड़ी बात है, 16 तारीख को जो कार्यक्रम होना है ये एक बड़ा कार्यक्रम होना है, बड़ा आयोजन होना है। इसमें संगठन की रूपरेखा तो तय होगी ही, साथ ही साथ ये भी तय किया जाएगा कि किन विधानसभा सीटों पर पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत है, जिन पर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं कार्यकर्ता। इन सीटों को भाजपा के सामने रखा जाएगा कि ये सीटें आप हमारे लिए छोड़िए। अब ये सीटें डिसाइड कौन कौन करेगा? आप सोचिएगा कि इसमें भी किसी न किसी को मौका मिलेगा, तो यहां भी कहीं अशोक चौधरी का नाम नहीं है। क्षेत्रीय प्रभारी, जिलाध्यक्ष, संगठन प्रभारी, जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, प्रकोष्ठ अध्यक्ष, इन सभी को मौका दिया जाएगा। और आरसीपी सिंह, ललन सिंह, विजेंद्र प्रसाद और वशिष्ठ नारायण की मौजूदगी में नीतीश कुमार जी भी मौजूद रहेंगे। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी, और इस बैठक का फलसफा क्या होगा, किसी तरीके से वो डिसाइड कर लेना वो विधानसभा सीटें जो मजबूती से जदयू चुनाव लड़कर समीकरण के आधार पर, जातिगत गणना के आधार पर वहां से जीत कर आ सकती है, ऐसी सीटों को चिन्हित करना। और इन्हीं सीटों की मांग फिर रखी जाएगी एनडीए की प्रस्तावित जो ऑल पार्टी मीट होगी वहां पर। भैया वीडियो तो आपने देख लिया, इस खबर को आपने देख लिया, आपने समझ लिया कि किस तरह की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन इस तैयारी के खबर के बीच में खबर होती है। खबर तो यह है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के ऊपर बड़ी तगड़ी फील्डिंग लगा रखी है। चुनाव जो वर्चुअल तौर पे होगा, इस वर्चुअल चुनाव के लिए वर्चुअल प्रचार और वर्चुअल रैली का एक बड़ा डायग्राम बना लिया है। इस फ्लोचार्ट को अगर देखते हैं तो ये समझ में आता है कि राजद के ऊपर जदयू पूरी तरह से भारी पड़ने वाली है। लेकिन खबरों की खबर ये है कि अंदर ही अंदर जदयू भी अपनी राजनीतिक संगठन जो है उसमें भी कई तरह की उस तरह और कैंचियां चला रही हैं। इसके कहीं ना कहीं शिकार हो गए हैं 2 बड़े चेहरे, एक तो संजय झा, दूसरा अशोक चौधरी। संजय झा किस लिए शिकार हुए तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि अशोक चौधरी के साथ गेहूं के साथ घुन भी पिस गया हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ एक और नाम होता। अमूमन आम तौर पर अगर ये 4 टीमें बनी हैं तो ये 4 नहीं 5 या 6 बनती, लेकिन 4 लोगों के अंदर ही सारी शक्ति को निहित करके आरसीपी सिंह ने फिर से एक बार कैंची चला दी है अशोक चौधरी की संगठनात्मक राजनीति पर। अगली खबर में आपसे मुलाकात होगी। इस खबर को शेयर कीजिए, इस वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाइए ताकि कुछ लोगों को पता चल जाए कि उनके साथ क्या होने वाला है। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।